तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है पढ़ी लिखी पत्नी और अनपढ़ पति। इशिता घर पहुंच गई। नौकरानी ने उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया और वह चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गई। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि वह सारी रात बाहर थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो देखा रजत उसके दरवाजे पर आवाज़ लगा रहा है। इशिता उठी और दरवाज़ा खोला। रजत ने कहा, इशिता, आज तो तुम बहुत देर तक सोई हो। नाश्ते का समय हो गया है, जल्दी से आ जाओ, हम सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। जब वह नाश्ते के लिए आई तो सुलक्षणा देवी बोली, लगता है आज तुमने अपनी नींद पूरी की है। मैं समझती हूँ इतने दिनों से ना तो तुम ठीक से खा रही थी ना ही सो पा रही थी, बस रजत की याद में आंसू बहाती रहती थी। अब मुझसे तुम दोनों का यह दुख देखा नहीं जाता। तलाक की कार्यवाही होती रहेगी। मैं पंडित जी से बात करके तुम दोनों की शादी करवा देती हूँ। इशिता कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। अभी वह लोग नाश्ता कर ही रहे थे कि घर में पुलिस आ गई। पुलिस को देखकर सभी हैरान हो गए। रजत बोला, यह पुलिस किसने बुलाई है? इशिता बोली, मैंने बुलाया है इन्हें। रजत बोला, तुमने? पर क्यों? इशिता बोली, शायद आप लोगों को ध्यान भी नहीं, कल से अनमोल गायब है। मुझे डर है जो रजत के साथ हुआ वहीं अनमोल के साथ ना हो जाए, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो हमारा तलाक कैसे होगा। इसीलिए मैंने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। यह लोग पूछताछ के लिए आए हैं। सुलक्षणा देवी बोली, इतना सब कुछ करने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। इशिता बोली, माँ जी, आप लोग थके हारे आए थे तो सोचा क्यों बेवजह आपको परेशान किया। वह उठी और इंस्पेक्टर साहब से बोली, आइए, मैंने ही आपको बुलाया है। मेरे पति अनमोल कल सुबह से गायब हैं। उसकी बात को काटते हुए सुलक्षणा देवी बोली, इंस्पेक्टर साहब, हमारी बहू को कोई गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा कहीं नहीं गया है, वह घर पर ही है। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, ठीक है तो उसे बुलाइए। सुलक्षणा देवी ने कहा, इस समय वह पशुओं के बाड़े में है। इंस्पेक्टर साहब बोले, ठीक है तो वहीं चलकर उनसे मिल लेते हैं। रजत बोला, हम आपको कह रहे हैं भैया, ठीक है, फिर आप उनसे मिलकर क्या करेंगे। रजत को डर था कि अनमोल की हालत देखने के बाद पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं। ज़मींदार साहब भी सब समझ गए। वे बोले, इंस्पेक्टर साहब, आप क्यों परेशान होते हैं, घर का मामला है, हम सुलझा लेंगे। आइए, आप मेरे साथ आइए। इशिता बोली, नहीं इंस्पेक्टर साहब, यह घर का मामला नहीं है। अभी कल ही मेरा देवर बहुत दिनों के बाद घर लौटा है और उसके बाद मेरे पति अचानक से ना जाने कहाँ चले गए। पता नहीं कौन है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। आपको हमारी सहायता करनी ही पड़ेगी और पता लगाना होगा कौन है इन सब के पीछे। इंस्पेक्टर साहब बोले, आप चिंता मत कीजिए मैडम, हम आपके पति को कुछ नहीं होने देंगे। इंस्पेक्टर साहब बोले, आपसे भी मिल लेंगे, पहले मिस्टर अनमोल से तो मिल लें। और वह बाड़े में पहुंच गए। जब उन्होंने अनमोल की हालत देखी तो पूछा, आपके साथ यह सब कैसे हुआ और किसने किया? रजत तो पहले ही गायब हो गया था। सुलक्षणा देवी और ज़मींदार साहब दोनों डर गए। अगर अनमोल रजत का नाम ले लेगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सुलक्षणा देवी ने रोने धोने का नाटक शुरू कर दिया। हाय, मेरे बच्चे को किसने मारा है? जिसने यह सब किया है, इंस्पेक्टर साहब, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देना, उसे छोड़ना नहीं। और वह रोते हुए अनमोल के पास पहुंच गई। उन्होंने अनमोल से कहा, खबरदार, जो तुमने रजत का नाम भी लिया। इशिता समझ गई। वह बोली, आप
बिना किसी डर और झिझक के उन लोगों का नाम बताइए जिन्होंने आपके साथ यह हरकत की है। अनमोल बोला, मेरे छोटे भाई रजत की मेरी पत्नी पर बुरी नज़र है। कल जब मैं यहाँ आया तो वह अपने कुछ साथियों के साथ मेरे पीछे पीछे यहाँ आ गया और उसने ज़बरदस्ती तलाक के कागज़ों पर मेरे अंगूठे लगवाए और मेरे साथ मारपीट की। पुलिस ने अनमोल के बयान लिख लिए। सुलक्षणा देवी को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह अनमोल है। इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। फिर पुलिस ने इशिता से पूछा, क्या आपके पति जो कह रहे हैं वह ठीक है? इशिता बोली, जी हाँ, यह सच है। मेरी शादी पहले मेरे देवर से तय हुई थी, पर वह शादी छोड़कर भाग गया और अब वह लौट आया है और हमारा तलाक करवाना चाहता है। उसने हमें धमकी भी दी है। यह सुनकर सुलक्षणा देवी बिफर पड़ी और बोली, इंस्पेक्टर साहब, इनकी बातों पर यकीन मत कीजिए। यह दोनों झूठ बोल रहे हैं और मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब बोले, माता जी आप शांत रहिए, सच्चाई का पता तो हम लगा ही लेंगे। सुलक्षणा देवी इशिता की तरफ बढ़ी और बोली, तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? वह तो तुमसे प्यार करता है और तुम भी तो उससे प्यार करती थी। इस अनपढ़ ने तुम्हें कौन सी गुट्टी पिला दी है जो तुम्हें इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रही हो? तभी उनकी नज़र पीछे खड़े बूढ़े नौकर पर पड़ी जो कि मुस्कुरा रहा था। सुलक्षणा देवी सब समझ गई कि इशिता को सारी सच्चाई पता चल गई है। उन्होंने इशिता के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटी हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर तुम यह सब क्यों कर रही हो? इसने तुम्हें जो कुछ भी कहा है वह सब झूठ है, इसकी बात पर यकीन मत करो। तो क्या आपकी बात पर यकीन करूं जो सर से पांव तक सिर्फ धोखा ही धोखा है? उन लोगों पर कैसे यकीन करूं? आपने अपने मतलब के लिए मेरा इस्तेमाल किया और अनमोल की ज़िंदगी से खिलवाड़। अब जब अपने बेटे पर बात बन आई है तो आपको बहुत दर्द हो रहा है। क्या अनमोल किसी का बेटा नहीं? उसके साथ आप लोगों ने जो किया क्या वह सही था? सुलक्षणा देवी बोली, मैं मानती हूँ हमने जो किया बहुत गलत किया, पर अब मैं अपने किए के लिए बहुत पछता रही हूँ। मुझे माफ़ कर दो और मेरे बेटे को छोड़ दो। गलती तो हमने की है, सज़ा फिर रजत क्यों भुगते? तुम जो कहोगी हम वह करने को तैयार हैं, बस यह शिकायत वापस ले लो। ज़मींदार साहब बोले, इनके आगे गिड़गिड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक उनकी अकड़ बाकी थी। वे बोले, चलो यहाँ से, रजत को तो हम इस झंझट से बाहर निकाल ही लेंगे। उन्होंने इशिता से कहा, लड़की तुम्हें नहीं पता तुम किस से टक्कर ले रही हो। तुम मुझे जानती नहीं हो। गलती हमारी ही है, तुम्हें ज़्यादा ही सर पर चढ़ा लिया। जिसके भरोसे तुम इतना उछल रही हो उसकी क्या औकात है, जानती भी हो? इशिता बोली, मैं अच्छे से जानती हूँ किसकी क्या औकात है और जल्दी ही आपको भी पता चल जाएगा। वे दोनों वहाँ से चले गए। बूढ़े बाबा ने कहा, बिटिया अब क्या होगा? यह लोग अपना पूरा जोर लगा देंगे रजत को बचाने के लिए। इशिता बोली, बाबा आप चिंता मत कीजिए, चाहे यह कितना भी जोर लगा ले पर रजत को नहीं बचा सकते, उसे तो सज़ा होकर ही रहेगी। वह अनमोल से बोली, अब आपको गांव के सरपंच के पास जाना चाहिए और पंचायत बुलानी चाहिए, जिससे इनकी सच्चाई सबके सामने आ जाए और कोई भी इनका साथ ना दे। अनमोल ने हाँ में गर्दन हिला दी। अब वह भी पूरी तरह से तैयार था अपने हक के लिए लड़ने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।